कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे जो भी हमारे मामलात चल रहे हैं, अगस्त का महीना है, पाकिस्तान की यौम आज़ादी करीब है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने मार्वेलस किस्म की अचीवमेंट हासिल की, लेकिन फ्यूचर में पाकिस्तान एयरफोर्स के क्या प्लान है? 1947-48 ले लें, कश्मीर के वाक़े से लेके आज तक पाकिस्तान एयरफोर्स ने डिलीवर किया है। हल्फ उठाते हैं कि अपनी जान पे खेल के भी आप वतन की हिफाजत करेंगे। पर 20 साल पहले किसी ने कहा था कि जी एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान के मशवरे से दुनिया के मामले चलेंगे, लेकिन आप देखिए कि अल्लाह ताला के करम से वो चीज हो रही है। देखिए, पाकिस्तान फिजाइया ने दो चीजें हमेशा से की हैं। टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल, वो पड़ोसी वो तो कहती हैं जो गरीब मुल्क है, भाई गरीब मुल्क है तो अपना जहाज बना लिया ना। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह से 80 जहाजों का मुकाबला किया, उसमें हमारे अपने इंजीनियर्स पायलट्स के सिंदूर के गुरूर को खाक में मिलाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं। कुछ $1000 वाले ड्रोन में $2 मिलियन वाले सिस्टम को तबाह किया। 5th जनरेशन फाइटर की हमारी क्या तैयारी है? लेकिन कितनी दफा हुआ कि जब हमें जरूरत थी तो पाबंदियां लग गई, वापस नहीं कर रहे थे और हमसे किराया भी पार्किंग का ले रहे थे। मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत ज्यादा डिस्कस होती है अवैक्स। प्लेटफॉर्म बनाना आसान नहीं है। वो पुराने जमाने गए जहाँ एयरक्राफ्ट वर्सेस एयरक्राफ्ट होता था। अब इट इज सिस्टम्स वर्सेस सिस्टम, और इंशाल्लाह कभी हम पीछे नहीं रहेंगे। मैं इतना कहूंगा विदाउट गोइंग इनटू माइन्यूट डिटेल्स के कंटिन्यूसली चीजें अपडेट हो रही है। किस तरह कंपैरिजन करते हैं JF-17 थंडर का और दूसरी जानिब हिंदुस्तान की तेजस का? दुश्मन से आपने कंपेयर करना है तो कभी आपको वो एटीट्यूड भी रखना चाहिए कि राफेल होते तो ये करते। एग्जैक्टली भारत के साथ हुआ। भारत के अंदर जाके अगर कोई जहाज गए हैं, ना J-10 गया था, ना मिराज गया था, ना F-16 गया था, वो JF-17 गए थे। उनके क्लेम सिर्फ कागज की हद तक रहेंगे। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ मिराजेस हमारे पास बैकअप प्लान क्या है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू JP डिजिटल पॉडकास्ट। मेरा नाम है हमजा साजिद राना। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान का जो आप कह लें कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी हमारे मामलात चल रहे हैं, उसकी तो डिस्कशन साथ साथ चल रही है, लेकिन अगस्त का महीना है, पाकिस्तान की यौम आज़ादी करीब है और इस पे हम जितना शुक्र करें कि हमें एक आज़ाद मुल्क मिला है, हमारे साथ जितने भी और दीगर हमसाया मुल्क हैं उनके साथ जो भी हमारे ताल्लुकात हैं, स्टिल हम एक बहुत ही वायबल तरीके से रह रहे हैं, एक बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से रह रहे हैं, क्योंकि हमारी मुसल्लह अफवाज हमारे साथ है। आज का जो पॉडकास्ट है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के साबिक एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब उनसे कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसकी तैयारियां कैसी हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं और फ्यूचर में पाकिस्तान एयरफोर्स किस तरह अपने जो फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं उसको किस तरह लेके चल रही है। 5th जनरेशन वॉरफेयर पे हमारा क्या प्लान है और उसके अलावा 5th जनरेशन फाइटर हम किस तरह एक्वायर करने जा रहे हैं चाइना से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मुझे ये बताएं सर कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल अगर हम लेवल पे देखें और हम डोमेस्टिक लेवल पे देखें, पाकिस्तान एयरफोर्स ने पिछले साल मार्वेलस किस्म की अचीवमेंट हासिल की जिसकी पूरी दुनिया शायद है, लेकिन फ्यूचर में पाकिस्तान एयरफोर्स के क्या प्लान है? क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह 80s में हमने F-16 एक्वायर किए, उसके बाद हम JF-17 प्रोग्राम को देखते हैं और अब हम J-10Cs को उड़ा रहे हैं। फ्यूचर में हमारे क्या प्लान है और पाकिस्तान एयरफोर्स इसके लिए क्या प्रेपरेशन कर रही है? बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, दावत देने का। देखिए, पिछले साल जो हुआ उसकी अब मैं तारीख में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमेशा से पाकिस्तान एयरफोर्स ने 1947-48 ले लें, कश्मीर के वाक़े से लेके आज तक पाकिस्तान एयरफोर्स ने डिलीवर किया है। देखिए, और इसकी वजूहात क्या हैं कि हम जो फोर्सेज में होते हैं, खास तौर पे जब आप एक हल्फ उठाते हैं कि अपनी जान पे खेल के भी आप वतन की हिफाजत करेंगे, तो आपका ईमान एक अल्लाह के ऊपर होता है, दूसरा भरोसा और ईमान अपने वतन पे होता है कि हमने इसकी हिफाजत करनी है, जो अल्लाह का हुक्म भी है। जब आप इसके साथ, इस सिंसेरिटी के साथ आप अपना जो भी प्रोफेशन है उसमें काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला कामयाबी देते हैं, जिसका नतीजा आपने देखा अभी पिछले साल जो हुआ उसमें देखा, और फिर उसकी वजह से हमें डिप्लोमेटिक साइड पे ऊपर कितनी अल्लाह ताला ने हमें बरकत दी। और 20 साल पहले किसी ने कहा था कि एक सूफी थे कि जी एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान के मशवरे से दुनिया के मामले चलेंगे, तो सब हंसते थे। शायद 2 साल पहले भी हंसते हो, लेकिन आप देखिए कि अल्लाह ताला के करम से वो चीज हो रही है। अब आपने बात की कि पाक फिजाइया के क्या प्लान्स हैं और आगे क्या है, तो मैं उसी टॉपिक पे ही रहूंगा। देखिए, पाकिस्तान फिजाइया ने दो चीजें हमेशा से की हैं। एक तो तरबियत के मायार को इस तरह से रखा कि हम, पहली बात तो दुश्मन को कभी कमजोर ना समझो, और हमने हमेशा से तरबियत की है कि अगर कोई हमारा एडवर्सरी या मुखालिफ कहे, दुश्मन बड़ा हार्ड लफ्ज हो जाता है कि वो हमसे 2 से 3 गुना बड़ा है, तो हमने लड़ाई करनी है और जीतना है अपने से 3 गुना बड़े से। तो ये तो हो गया तरबियत का पार्ट। दूसरी चीज जो एयरफोर्स ने हमेशा मेंटेन की है, सवाए एक छोटा सा गैप जो बीच में आया था BVR के उस टाइम पे, कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमेशा तरबियत के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल अपने सोर्सेज में अवेलेबल हो सकती है, तो उसको हमने उसके ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया।
और उसकी आप मिसाल देखिए कि लोग जो मर्जी कह लें, बदकिस्मती है कि अपने अंदर बैठ के भी कुछ लोग पाकिस्तान के बारे में मनफी बातें करते हैं। वो पड़ोसी वो तो कहते ही हैं जो गरीब मुल्क है, भाई गरीब मुल्क है तो अपना जहाज बना लिया ना, आप तो अभी तक उड़ा नहीं सके, आपने भी कोशिश की है पिछले 40 साल से। तो पाकिस्तान ने जिस मैदान में आप नाकाम हुए, पाकिस्तान एयरफोर्स उसमें कामयाब हुई है। तो जहां तक अभी तक का ताल्लुक है, आपने देखा कि एक बीवीआर का एक फेज आया था जिसपे थोड़ी यस। देर केवल ये हमसे जो आगे निकल गए थे, लेकिन उस गैप को हमने कवर किया और हमने इंडिजिनस जो अपने मुल्क में जो चीजें बना रहे थे पिछले कुछ वर्षों में, उसमें बड़ी तेजी से पाकिस्तान ने तरक्की की है। उसमें अपनी मेहनत है, हमारे अपने इंजीनियर्स हैं, हमारे कमांडर्स का विजन है, उसके साथ दोस्तों की मदद है, वो चाइना हो, तुर्की हो, ये सारी चीजें मिलकर ही होती हैं। और वैसे अकेला जहाज तो अमेरिका भी खुद नहीं बनाता, वो प्राइवेट सेक्टर से बनवाते हैं। तो अगर F-16 है, उसका कुछ हिस्सा मैकडोनल्ड डगलस बना रही है, कोई जीए बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, इस तरह मिलजुल के बनता है। तो जहां तक मैं समझता हूं, बिकॉज कहीं ना कहीं राब्ता रहता है एयरफोर्स के साथ, तो जो प्लान हैं उसमें बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। आपने एक चीज देखी होगी पिछले साल के हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह से 80 जहाजों का मुकाबला किया अपने 38-40 जहाजों के साथ, उसमें जिस तरह से मुख्तलिफ सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया आपस में, वो अब तो J-17 उड़ रहे थे, J-10 उड़ रहे थे, मिराजेस उड़ रहे थे, कहीं ना कहीं बैक पे F-16 उड़ रहे थे, सैटेलाइट, इन सबको जिस तरह से इंटीग्रेट किया, उसमें हमारे अपने इंजीनियर्स का, हमारे अपने जो पायलट्स थे, और साइबर वॉर में सारे साइबर वॉरियर्स हमारे थे। बिल्कुल। तो हमने उस चीज को, आपने पिछले साल के इस वाकये से पहले तो साइबर वॉरफेयर का सुना भी नहीं होगा, हमने पढ़ा था, लेकिन ये हम करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें दुश्मन को, उसके सिंदूर के गुरूर को खाक में मिलाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात वही है कि हमारा अल्लाह पे एतमाद और फिर वतन से मोहब्बत। खुदा के वास्ते कोई चीज अच्छी नहीं है ना, तो उस चीज को कहिए कि ये चीज अच्छी नहीं है, बदबयानती है, ये है, वो है, जो भी है, पाकिस्तान को बुरा ना कहिए, ये अल्लाह ताला की नेमत है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें अगर तारीख में, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत से, जहां से एक क्याम, एक आगाज हुआ था एक मुस्लिम ममलिकत का, एम्पायर का बनने का, फैलने का, तो बरसों के बाद उनके एक उम्मती ने, मोहम्मद अली जिनाह ने, अपनी जाती मेहनत से और अपने जो उनके बाएतमाद रफीक थे और उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स, जी। उन्होंने एक 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 मुल्क पाकिस्तान बनाया, जिसका आगाज ही लफ्ज पाक से होता है। तो जहां तक गेटिंग बैक टू पाकिस्तान एयरफोर्स जो है, ड्रोन, अब आपने देखा अभी ईरान अमेरिका वॉर में कि ड्रोन टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़े बड़े आयरन डोम्स को, एक कुछ $1000 वाले ड्रोन में उसने एक $2 मिलियन वाले सिस्टम को तबाह किया। तो पाकिस्तान एयरफोर्स में आपको यकीन दिलाता हूं कि इन सारी चीजों को ज़हन में रख के फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रही है। अच्छा सर, इसमें क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इन 47 वी हैव जस्ट फ्यू डेकोटास, राइट? अब जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा पूरा, हमारी जो इन्वेंट्री है एयरफोर्स की, वो मोस्टली 4th जनरेशन फाइटर्स पे। 5th जनरेशन फाइटर की हमारी क्या तैयारी है? क्या J-31 हो गया या J-35 है, या और जो दीगर प्लेन्स है, जिस तरह कान फाइटर है, टर्की का जो प्रोजेक्ट है, क्या हम उस जानिब जाएंगे, या अमेरिका से हम कोई F-35 कर रही है और इंडिया के लिए भी एक तरह की वो थ्रेट है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बिल्कुल, F-16 जब पाकिस्तान एयरफोर्स में आए तो उन F-16 ने पूरी एक कंप्लीट, जिसको हम कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट कर दी, एक मैनुअल टेक्नोलॉजी से एक हाई फाई टेक्नोलॉजी की तरफ। उससे पहले वाले जहाज थे जो हमने भी उड़ाए हुए, F-6 थे, A-5 थे, मिराजेस थे, उसमें पायलट खुद नेविगेशन करता था, सारा कुछ करता था। अब जो कंप्यूटर, जो F-16 आया, तो इसने एक मुकम्मल एक नया रुख दिया और पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत सीखा इससे। लेकिन आपको याद होगा कि दो चीजें होती हैं कि एक, आप सिस्टम जो खरीदें उसकी अवेलेबिलिटी रहे, खास तौर पे जब कोई ऐसा मौका है जहां पे जंग है, कोई क्राइसिस है। तो अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन F-16 ने जहां हमें बहुत कुछ सिखाया, नो डाउट, हम बिल्कुल एक मैनुअल से, हम एक, जिसको हम करें कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की एक उसमें वॉरफेयर में, टेक्नोलॉजी में आ जाए, बहुत सीखा हमने, वो बुनियाद थी हमारी। लेकिन कितनी दफा हुआ कि जब हमें जरूरत थी तो पाबंदियां लग गई। एक ऐसा भी मौका है कि हमारे F-16 रिपेयर के लिए गए हुए थे अमेरिका में, वहां पे खड़े थे, उन्होंने पाबंदी लगा दी, हमें वापस नहीं कर रहे थे और हमसे किराया भी पार्किंग का ले रहे थे। तो ये, मैं ये इसलिए बात कर रहा हूं कि इन वजूहात के बिना पर एक इकोनॉमिकली, एक, मैं समझता हूं कि एक छोटा मुल्क होते हुए भी हमने सोचा कि हमें खुद इन्हसारी की तरफ जाना है, और वहां से एक सुपर सेबर का प्रोजेक्ट, जिसको फिर JF-17 प्रोजेक्ट का नाम दिएगा, करते करते ये आई। तो अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर हमने जनरेशन, अगली जनरेशन, 5वीं जनरेशन के लिए भी जाना है, तो हमने सस्टेनेबिलिटी देखनी है, अवेलेबिलिटी देखनी है, कॉस्ट भी देखनी है। F-35 वेरी वेरी एक्सपेंसिव,
इफ यू आस्क मी, तो मैं समझता हूं कि हमारी बहुत रिलायबल सोर्स है चाइना से वही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लेना, या तुर्की जो एक जेन्युइनली, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं 4 साल तुर्की में उनकी फोर्सेस के साथ, उनकी तैयब अर्दवान साहब से लेकर उनकी कैबिनेट के बहुत से लोगों को मैं जानता हूं, उनके साथ काम किया एज अ पाकिस्तान डिफेंस स्ट्रेटजी। इतनी सिंसियर कौम हमारे साथ और कोई नहीं है। तो आई विल रादर थिंक, जैसे एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू जब पिछले एक दौरे पे गए थे तो वापसी पे वो तुर्की ठहरे और उन्होंने इस प्रोजेक्ट में शामिल होने का इंडिया भी दिया। तो आई थिंक आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि 5th जनरेशन की तरफ से आंखें बंद नहीं है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि बेहतर वायबल और सस्टेनेबल सोर्स कौन सी है। उसमें दो ही आती हैं, चाइना आती है और तुर्की आता है, और इसमें ज्वाइंट प्रोडक्शन भी हो सकती है। जैसे अभी तुर्की के कुछ ड्रोन्स हैं जिनको हम ज्वाइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं, बल्कि तुर्की ने ग्रेशियसली हमें वो टेक्नोलॉजी दी और उसको हम कर रहे हैं, क्योंकि ड्रोन्स भी अब पार्ट ऑफ द वॉरफेयर है। वो समंदर के ऊपर हो, वो जमीन के ऊपर हो, कहीं पे भी हो, दे आर पार्ट ऑफ दैट। रेस्ट एश्योर्ड, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान एयरफोर्स का भी आपको मायूस नहीं करेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर, साजिद साहब, एक चीज जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो अब मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत ज्यादा डिस्कस होती है, अवैक्स, एयर अर्ली वार्निंग, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। पाकिस्तान के पास सैप 2000 हैं, क्राक्रम के 8 हैं, और अब बम्बार्डियर जो कंपनी है ब्राजील की, उनके भी कई हमने जहाज़ों को इसमें मतलब उसके अंदर हमने इंटीग्रेट किया। आपको क्या लगता है कि जो हमारा जो बेड़ा है अवैक्स का, वो सफिशिएंट है, और आने वाले दिनों में हमें कोई चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, कहीं यूएसए और टर्की और चाइना से कोई और इन्वेंट्री करने की जरूरत तो नहीं है, या इट इज सफिशिएंट? देखिए, जब भी सिस्टम अपग्रेड होता है, आपने सुना होगा F-16 ब्लॉक 15, ब्लॉक 30, ब्लॉक 52, JF-17 ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। आप प्लेटफॉर्म चेंज नहीं करते, आप उसके जो ऊपर जो साजो सामान लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो वेपन्स हैं, जो कैपेबिलिटीज हैं, आप उनको एनहांस करते हैं। तो इसी तरह प्लेटफॉर्म वही रहता है। और देखिए, प्लेटफॉर्म बनाना आसान नहीं है। F-16 को बने हुए 40 बरस हो गए, F-16 को बने हुए 40 बरस हो गए। तो प्लेटफॉर्म यही देख के बनाया जाता है आजकल कि अगले 40 बरस तक चलेगा, 50 बरस तक चलेगा, और इसके ऊपर जो इंटीग्रेट बाकी जो सिस्टम्स हैं वो डेवलप नए से नए जैसे आते जाएंगे। रडार नए आ गए, जो मिसाइल बेहतर रेंज के आ गए, डाटा लिंक बेहतर आ गई, ये चीजों को अपग्रेड करते हैं। तो मैं जो हमारे पास सिस्टम्स हैं, इनको जो एवैक्स हैं, हमारे ईडब्ल्यू सिस्टम्स हैं, जेमर्स हैं, काउंटर जेमर्स हैं, ये सारी चीजें मुसलसल अपग्रेड हो रही हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि अब वो पुराने जमाने गए जहां एयरक्राफ्ट वर्सेस एयरक्राफ्ट होता था, फिर 2 एयरक्राफ्ट वर्सेस 2, 4, फिर 4 वर्सेस 4 हो गए। अब इट इज सिस्टम्स वर्सेस सिस्टम। अब आपका हमारा JF-17 एक सिस्टम है, J-10 एक सिस्टम है, मिराज एक सिस्टम है, F-16 एक सिस्टम है, एवैक्स एक सिस्टम है, ECM एयरक्राफ्ट जहाज एक सिस्टम है, EW एयरक्राफ्ट एक सिस्टम है, जो नीचे जैमर्स हैं वो एक। इन सबको एक डाटा लिंक के साथ इंटीग्रेट करना, सैटेलाइट से इंटीग्रेट करना, तो इट्स अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स जिसको कंटिन्यूसली अपग्रेड पाकिस्तान एयरफोर्स कर रही है। और इंशाल्लाह, जैसे मैंने कहा था कि इसमें कभी हम पीछे नहीं रहेंगे। अच्छा सर, आपने काफी सहर हासिल गुफ्तगू की। अच्छा सर, एक और चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, अभी रिसेंटली अमेरिका ने मेरे ख्याल में $40 करोड़ का एक सपोर्ट प्रोग्राम, जो कि F-16 का जो हमारा फ्लीट है, करंट फ्लीट, उसको सपोर्ट करने के लिए, और उसमें एक नया डाटा लिंक सिस्टम इंटीग्रेट कर रहे हैं। एक तो इसके ऊपर थोड़ा सा बता दीजिएगा, और दूसरा ये बता दें कि JF-17 थंडर का जो प्रोग्राम है, इसके अंदर जो हमारे पास इंजन है वो RD-93 टर्बोफैन इंजन है, जो कि रशियन टेक्नोलॉजी है। क्या हम चाइनीज बेस्ड इंजन WS-13 या पाकिस्तान बेस्ड इंडिजिनस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन बनाने की कोई हमारी कैपेबिलिटी या हमको फैसिलिटी इंटीग्रेट करें, लाइक कामरा? देखिए, अभी तक हमारे पास हमने इंजन्स को ओवरहॉल करने की RD-9 भी, जो शुरू के F-6 के इंजन थे, उसके बाद A-5 के थे, मिराजेस के थे, इनको तो हमने ओवरहॉल करने की टेक्नोलॉजी बहुत पहले हासिल कर ली थी। कामरा का सेटअप 75 में बना था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वहां मशाक असेंबल करने से करते करते हमने इन सारे जहाजों की ओवरहॉलिंग की तरफ आ गए, जहां पे हमने इनके एयरफ्रेम को भी ओवरहॉल किया, इंजन को। तो बुनियादी तौर पे हमारे पास इंजन्स को ओवरहॉल करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है। हाँ, जब कोई नया सिस्टम आता है तो ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग होती है। अगर आपके पास बुनियादी स्ट्रक्चर और मैन पावर जो है, एक्सपर्ट मौजूद है, तो फिर नए सिस्टम को एडॉप्ट करने में इतना टाइम नहीं लगता। सिर्फ ये देखा जाता है कि नया वाला इंजन है, ये कंपेटेबल है, इज इट फिटिंग इनटू द जहाज और नॉट, ये भी देखना पड़ता है आपने। और फिर उसकी थ्रस्ट टू वेट रेशो को कितना फर्क पड़ेगा, क्या उससे कोई उसकी
फ्यूल कंजम्पशन के ऊपर फर्क पड़ेगा क्या, तो ये सारी चीजें देखते हैं। और इसमें आई थिंक जब भी कोई फैसला हुआ, हमारे इंजीनियर्स और हमारे एयरफोर्स के ऊपर टॉप पे लोग बैठे हुए हैं, बड़ा सोच समझ के फैसला करेंगे। और उसकी एक राह हमें इस तरह नजर आती है कि क्या ओरिजिनल आर द चाइनीज गोइंग फॉर दैट इंजन, आर द चाइनीज गोइंग फॉर दैट सिस्टम, तो उससे भी एक हमें वो लाइन मिलती है। और बस मैं इतना कहूंगा विदाउट गोइंग इनटू माइन्यूट डिटेल्स के कंटिन्यूसली चीजें अपडेट हो रही है। अच्छा सर, अब हम जरा राइवल की बात कर लेते हैं। तेजस उन्होंने बनाया और तेजस के अंदर अमेरिकन इंजन लगाया और बड़ा उन्होंने इसके ऊपर वावेला किया, जी हमारा एक इंडिजिनस जहाज है हिंदुस्तान का, स्वदेशी विमान, वो इस तरह के अल्फाज यूज करते हैं। आप किस तरह कंपैरिजन करते हैं JF-17 थंडर का, जिसके पास इस वक्त एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की लाइन है, और दूसरी जानिब हिंदुस्तान की तेजस का, जो कि मेरे ख्याल में 2, 3 या 4 क्रैश हो चुके हैं अभी तक रिसेंट ईयर्स। पहली बात तो यह है कि जब भी आपने किसी एडवर्सरी से या दुश्मन से आपने कंपेयर करना है, तो कभी आपको वो एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए कि राफेल होते तो ये करते। ये एटीट्यूड कभी नहीं रखना चाहिए। आपने जिस दिन दुश्मन को कमजोर समझ लिया, आपकी शिकस्त का आगाज हो जाएगा। ये एग्जैक्टली भारत के साथ हुआ। जहां तक उनके इंडिजिनस तेजस की कहानी है, तो देखिए इन्होंने 1980 की दहाई में इन्होंने अपना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाना शुरू किया था। उनके पास सेटअप है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, शेल है, अभी उनके पास जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो भी उनके पास सेटअप मौजूद है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तेजस का क्या हुआ कि उसके इंजन जो मंगवाए, आपने कभी देखा कि कितने इंजन उन्होंने रिक्वायरमेंट दी थी एयरफोर्स ने, और उनको भारतीय हुकूमत ने कितने लेके दिए? जहां 20 चाहिए थे वहां 2 मिले। वही बात आ जाती है, अवेलेबिलिटी और सप्लाई चेन की बात आ जाती है। तो दूसरी बात यह कि अगर लाइन टू लाइन कंपैरिजन आप बुक के हिसाब से करें, तो तेजस ठीक ठाक जहाज है। कुछ चीजों में शायद वो उसकी स्पीड, जैसे स्पीड वाइज वो इससे JF-17 से थोड़ा बेहतर है, वो मार्क 1.8 तक जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ JF-17 जो है, इसका जो टाइम है हवा में अवेलेबल, वो ज्यादा है। इनका जो असल मसला है वो, जो अगर ये कहते हैं कि हमने इंडिजिनस बनाया है, तो फर्क ये है कि पाकिस्तान ने नाम रखा जॉइंट वेंचर, कि हमने नहीं कहा कि हमने पाकिस्तान ने अकेले बनाया। पता है दुनिया को कि आपके पास मेटलर्जी चाहिए, अगर आपने इंजन बनाना है तो उसके लिए तो आपको पूरी एक टेक्नोलॉजी और मेटलर्जी चाहिए उसको बनाने के लिए, जो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। और इनिशियली सब लोग जो है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से करते हैं। चाइना ने भी बनाने शुरू किए, तो उन्होंने रशिया से टेक्नोलॉजी ली थी, उसको ट्रांसफर करवाया था और फिर वहां से बनाने शुरू हुए थे। अब इनका जो आपने, अब इनके तेजस की बात है, इनका जी इंडिजिनस, भाई अगर आपके जहाज का इंजन बाहर से आ रहा है, अभी आपने जिक्र किया, उसके लैंडिंग गियर बाहर से आ रहे हैं, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है बाहर से आ रहा है, तो ये आप एक ऐसे जिस्म की बात कर रहे हैं कि हमने बनाया है जिसका दिल बाहर से आ रहा है, जिसकी टांगें बाहर से आ रही हैं और जिसकी आंखें बाहर से आ रही हैं, तो भाई ये इंडिजिनस कैसे हो गया? ये मैं कहूंगा कि वो भी तकरीबन 55% 60% वो अपने मुल्क में बना रहे हैं और बाकी सारा उनका बाहर से आ रहा है। हम तो कहते हैं कि भाई 50% प्लस हम बना रहे हैं और बाकी चाइना से आ रहा है। तो कंपैरिजन की बात है, तो JF-17 ने अपने आप को साबित कर दिया। भारत के अंदर जाके अगर कोई जहाज गए हैं, ना J-10 गया था, ना मिराज गया था, ना F-16 गया था, वो JF-17 गए थे। यस, सपोर्ट थी, पूरे पैकेज की उनको सपोर्ट थी। और तेजस को तो अभी तक वॉर प्रूवन नहीं है, और जब तक ये वॉर प्रूवन नहीं होता उस वक्त तक उनके क्लेम सिर्फ कागज की हद तक रहेंगे, और इंशाल्लाह कागज की हद तक ही रहेंगे इंशाल्लाह। सर वेरी लास्टली मुझे ये बता दें कि हमारी एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिराजेस पे है, मिराज 3, मिराज 5, हमने मिराज रोज 2 प्रोग्राम शुरू किया, मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री लगाई, डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है और बहुत अच्छा उसने पाकिस्तान को हर जगह फ़ायदा दिया। फ्रॉम 60s टिल नाउ हम उसे यूज़ कर रहे हैं। हमने उसके अंदर डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स में, हाल में इटली की भी कुछ इंटीग्रेशन की और उसके अलावा साउथ अफ्रीका की भी कुछ इंटीग्रेशन की। मुझे ये बता दें कि आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ मिराजेस हमारे पास बैकअप प्लान क्या है? क्या हम सिर्फ JF-17 थंडर को उस रोल में डालेंगे या हम फ्रांस के साथ दोबारा किसी टॉक्स में जाएंगे टू प्रोक्योर न्यू एयरक्राफ्ट्स? अच्छा, जहां तक मैं अभी तक जानता हूं, आई डोंट थिंक हम फ्रांस से किसी किस्म की कोई ऐसी हमारी सोच है सो फार कि हमने उनसे कोई नए जहाज लेने। मिराज ने बड़ी खिदमत की है, यू राइट, 1968 में, और गालिबन जो पहले फ्लाई करके लाए थे उसको लीड कर रहे थे MM आलम, जब पहले जो मिराजेस आके पाकिस्तान में लैंड किए थे। और मिराजेस की आप देख लें 68 से लेके अभी तक बड़ी सर्विस पे है। बीच में पाकिस्तान ने बड़े अपग्रेड किए इसके ऊपर, नाइट केपेबल किया इसको, और इसको काफी इंप्रूवमेंट और इसमें अपडेट्स किए पाकिस्तान एयरफोर्स ने। बहुत सर्विस की है मिराजेस ने, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और अभी भी हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। हमने उसको 2019 में इस्तेमाल किया था, जहां पे एक तरफ हमारे F-16 और JF-17
थे, वहां पे बहुत से ग्राउंड टारगेट्स को हमने मिराजेस से हिट किया स्पेशल वेपन्स के साथ। तो इट्स अ लॉन्ग सर्विस, बट देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड। यस। सब आपको कहीं ना कहीं चेंज करना होता है। तो मेरा ख्याल है कि जहां तक मैं अभी तक समझा हूं, जो हमारा इस वक्त थिंकिंग है स्टाफ की, वो प्रोबेबली कंफर्म्ड और रिलायबल सोर्सेज की तरफ जाने की है। और अब ये सारे जहाज मल्टी रोल हैं। अगर आपके पास J-10 हैं, J-20 आ जाते हैं, J-35 आ जाते हैं, तो फिर आई डोंट थिंक वी नीड एनी मोर मिराजेस का कोई, या कोई आप मिराजेस तो शायद उनके भी वो दे मूव्ड ऑन टू राफेल्स और उसके ऊपर मूव कर चुके हैं। यस। तो आई थिंक जो फ्लीट हमारा है इसी को अपग्रेड किया जाएगा। अच्छा सर, ड्रोन्स की आपने बात की, पाकिस्तान ने खुद भी बुर्राक बनाया, शेपर 1 बनाया, शेपर 2 बनाया, शेपर 3 को अब इंटीग्रेट किया जा रहा है। उसके अलावा पाकिस्तान दीगर, हमने इटली से भी मेरे ख्याल में एक कंपनी का नाम आई एम नॉट श्योर कि मुझे अभी याद है। उसके अलावा हमने अभी टर्की से जो बैरक्टार 1 है, बैरक्टार 2 है। सर मुझे ये बताएं कि क्या हम टर्की का जो मॉडल है कि फास्ट एंड इफेक्टिव और लो कॉस्ट, तो क्या हम भी अब कोई टर्की के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं ताकि हम काउंटर कर सकें इंडिया को इन टर्म्स ऑफ इजरायली टेक्नोलॉजी? जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है, मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि बायरक समझिए कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे पास हो गई है, जितनी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ पाकिस्तान ने अपना इंडिजिनस भी एक कॉम्बैट ड्रोन बना लिया है। अभी लेटली उसकी खबर भी आपने देखी होगी, जो वेपन लोड कैरी कर सकता है, काफी देर हवा में रह सकता है। तो ये पाकिस्तान का तुर्की के साथ ये वाला जो एक तरह से अंडरस्टैंडिंग थी, 2004-5 में शुरू हो गई थी। ये अभी की बात नहीं है कि अचानक हमें ड्रोन्स का ख्याल आया। ये उसको यूएवी कहते थे। यूएवी से अब वो जब कॉम्बैट की तरफ आ गए तो उनको फिर ड्रोन्स कहना शुरू कर दिया। तो इनिशियली ये सर्वेलेंस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होते थे। तो ये बहुत पहले का हमारा जो अपना एयर वेपन्स कॉम्प्लेक्स है, ये है। फिर हमारा जिसको हम नेशनल डेवलपमेंट NDC कहते हैं, जो सेल है हमारा, से बनाने शुरू किए। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप जो है, अगर आप कोई किसी ने विजिट किया हो तो वहां पे बायरक्तर जो है मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और तुर्की दोनों मिलकर इसमें आगे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि तुर्की ने पिछले 20 बरस में तैयब अर्दवान साहब के आने के बाद मिलिट्री टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की है उन्होंने। और उनकी एक्सपोर्ट्स भी कोई 4 बिलियन से बढ़ के कोई 20-22 बिलियन इस तरह हो गई हैं। तो और फिर वो रिलायबल दोस्त हैं हमारे। तो इट्स बिल्कुल आपने जो पूछा है, मैं कहूँगा जी बिल्कुल हो रहा है। थैंक यू सो मच सर। बहुत आपसे एक अच्छी हमारी कन्वर्सेशन रही और आपने काफ़ी चीज़ों का हमें ऐसे जवाबात दिए कि हमें अब कहते हैं ना, वी हैव नो फियर कि जी पाकिस्तान का जो दिफा है उसके अंदर कोई मसला है, बल्कि ये मजबूत हाथों में। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद थे एयर वाइस मार्शल साजिद हबीबुल्लाह साहब। उनसे हमने बातचीत की, पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के बारे में जाना, JF-17 थंडर के रोल के बारे में जाना, और सबसे बढ़ के इन चीज़ों को समझा और आपको बताने की कोशिश की कि जो पाकिस्तान का दिफा है वो अब 80 साल हो चले हैं पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन अब वो डिकोटास वाली एयरफोर्स नहीं रही। अब ये एयरफोर्स 5th जनरेशन एयरफोर्स बनने जा रही है और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जैसा ही मजबूत जवाब देगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा सेगमेंट पसंद आएगा, लेकिन आपका कीमती फीडबैक हमारे लिए बहुत मददगार साबित होता है। बहुत शुक्रिया।